वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना है लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको जानना है। विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कुल मिलाकर के 8 इकाई है आपके प्रश्न मतलब सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, और उन समस्त 8 इकाइयों को हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी श्रृंखला में मैं पेपर 2 के पहले इकाई के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पेपर 1 के भी इसी प्रकार से चर्चा हो जाएगी, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर आप इसको पूरा का पूरा इकाई समझ लेंगे तो लिखित वाला भी आपका यहाँ साथ साथ तैयार होगा। बाकी लिखित वालों के लिए मैं बोर्ड पर आपको पढ़ाता ही रहता हूँ, तो मैं जल्दी उस पर पढ़ाऊँगा। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, लोक प्रशासन के सिद्धांत की बात की जाए, तो इसको लेकर के मैंने बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 में पहले आपको पढ़ना पड़ता था। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में खास करके बीए थर्ड ईयर में आपको रख दिया गया। बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपको पेपर 2 के अंतर्गत समाहित किया गया है। पहले आप बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 में आप इसको पढ़ते थे, लेकिन अब सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस में आपको बी 5th सेमेस्टर के पेपर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो आइए चर्चा करते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और मैं यहाँ पर और भी चीज़ों को समझाने का भी प्रयास करूँगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ से बाहर जाए, ठीक है। मतलब आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा पूर्ण रूप से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? देखिए, संगठन के कई सारे आधार होते हैं, जैसे किन्हीं कार्य को लेकर के ही संगठन को बनाया जाता है, संगठन का निर्माण किया जाता है, या किसी बजट को एक प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए हुआ, या किसी प्रक्रिया को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए हुआ, किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। तो ये सब संगठन के आधार हैं, जबकि सेवार्थी वर्ग जो है संगठन का आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं? लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? हेनरी फेयाल, मार्शल डिमॉक, साइमन, या फिर गुलिक। लूथर गुलिक इनका नाम है। लास्ट वाले जो हैं लूथर गुलिक बड़े फेमस हैं, ठीक है, लूथर गुलिक। और इनका खास करके लोक प्रशासन में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। अभी आप इनके बारे में आगे पढ़ेंगे प्रश्नों में। लूथर गुलिक की अगर बात की जाए तो इनका विशेष संबंध कार्यपालिका से रहा है। और संक्षेप में लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाता है, ये लूथर गुलिक कहते हैं। और इनका एक सिद्धांत है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। इसमें एक प्रकार से खास करके लूथर गुलिक जो है वो पोस्ट कॉर्ब जो शब्द है उसको POSDCORB, इस मतलब ये स्पेलिंग है, और एक एक शब्द से एक एक मीनिंग निकलती है। जैसे पी से पोस्ट कार्ड में अभी मैं प्रश्न रखा तो मैं उसमें समझाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो वो है लूथर गुलिक। अच्छा, इसमें प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की बात कौन करता है यहाँ पर? तो वो करते हैं हेनरी फेयाल। हेनरी फेयाल जो हैं वो एक प्रकार से लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण की बात करते हैं, उसके समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक प्रशासन है क्या? लोक प्रशासन जो होता है उसका महत्व हमारे दैनिक जीवन में आप देखते होंगे लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे आपको बताऊं, पिछली शताब्दी में पुलिस राज्य माना जाता था और उसका कार्य क्षेत्र सीमित था। वह केवल निषेधात्मक कार्य कर सकता था। कार्य के निषेधात्मक कार्य कौन से? जैसे न्याय प्रदान करना हुआ, ये लोग जो है पुलिस राज का काम होता था। शांति बनाए रखना हुआ, संपत्ति की रक्षा करना हुआ, वैध समझौतों को लागू करना हुआ। तो पुलिस राज्य की निषेधात्मक अवधारणा का स्थान जन कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक अवधारणा ने ले लेता है। और इसके बाद में आप देखते हैं कि लोक प्रशासन जैसी एक प्रकार चीज़ें आती हैं और आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर लोक प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन जो होता है वो प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व का विषय होता है, क्योंकि जो सेवाएं उसे मिलती हैं व्यक्ति को, जो कर व्यक्ति देता है सरकार को, और जिन व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का वह उपभोग करता है, प्रशासक के सफल और असफल कार्यकरण पर निर्भर करता है।
प्रशासक एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, जैसे प्रशासन करने वाला, जैसे एक स्कूल है तो स्कूल में प्रशासनिक भवन होता है, ठीक है, कार्यालय होता है, तो वहाँ प्रशासनिक भवन से क्या होता है, सारे प्रशासन के नियम कायदे बताए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग कौन सा जो है क्लास कब लगेगी, मैथ कब पढ़ाया जाएगा, साइंस कब पढ़ाया जाएगा, इन सभी का जो नियम का संचालन करना हुआ, उसको लागू करवाना हुआ, ठीक है, ये सब काम कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। प्रिंसिपल तो यही बताता है ना कि भाई कि आपको इस घंटे में यहाँ पर पढ़ाना, उस घंटे में वहाँ पर पढ़ाना, ये थोड़ा मैनेजिंग का काम जो होता है ये प्रशासनिक मामला हो गया, ठीक है। तो ये प्रशासन होता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो होते हैं खास करके कई सारे तत्व आते हैं, राज्य और समाज को स्थिरता एवं व्यवस्था प्रदान करते हैं जो लोक प्रशासन होते हैं। लोक प्रशासन से पुलिस प्रशासन हो गया। अब पुलिस प्रशासन में आप देखते हैं कि खास करके जो कार्यपालिका होती है लोक प्रशासन से प्रत्यक्ष रूप से आपको संबंधित दिखाई पड़ेगी। न्यायपालिका और खास करके विधायिका, विधायिका तो नियम कायदे बनाती है, उन्हीं नियम कायदों का पालन कौन करता है, कार्यपालिका करती है। अगर उसमें कार्यपालिका और जनता के बीच में कुछ दिक्कत होती है तो उसका निपटारा कौन करता है, न्यायपालिका करती है। कुल मिलाकर के जो न्यायपालिका होती है वो निपटारा का काम करती है। जो विधायिका यानी संसद होती है कानून का निर्माण करती है और उस कानून को लागू कौन करवाता है, प्रशासनिक लोग लागू करवाते हैं। तो उन नियम कायदों को लागू करवाने का काम ही प्रशासनिक काम होता है, प्रशासन होता है, लोक प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। यानी जैसे एक मान लेते IAS हो गया, IAS का मतलब क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ऐसे तो होता है, यही तो होता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो IPS IAS, तो IAS क्या करता है, IAS क्या कैदी को पकड़ने जाता, नहीं जाता वो कैदी को पकड़ने, वो नियम कायदे एक प्रकार से बैठ करके प्रशासनिक भवन से सारा कि इसको ऐसे करना उसको ऐसे करना पूरा नियम कायदे मतलब समझा देता है लोगों को, और बाकी उनके जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं। तो अधिकारी के स्तर पर एक प्रकार से होकर के नियम कायदों का संचालन ही एक प्रकार से प्रशासन कह सकते हैं आप। और जब पब्लिक के लिए क्या आता है यही चीज़, तो उसको पब्लिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन कहा जाता है। अच्छा, पब्लिक या लोक प्रशासन की परिभाषा को देते हुए विद्वान हैं खास करके LD व्हाइट, मार्क्स, बिलोबी, निग्रो, साइमन, इन सभी लोगों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से परिभाषाएं दी हैं और इनके 3 अंग स्वीकार किए मैंने, जैसा आप बताया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं किसके, लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के। और इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हो जाते हैं जिसका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना होता है या लोक नीति को क्रियान्वित करना होता है, लोक नीति को आगे बढ़ाना होता है, लोक नीति को जनता तक पहुंचाना होता है। कई सारे मामले होते हैं जनता तक पहुंचाने का काम करना जो है, जिन चीज़ों के माध्यम से किया जाता है वो सब लोक प्रशासन के अंग के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, व्यापक दृष्टिकोण में ये सब शामिल है। जैसे LD व्हाइट, लोक प्रशासन के 2 दृष्टिकोण हैं खास करके, वैसे 3 दृष्टिकोण है लेकिन मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोण, एक व्यापक दृष्टिकोण, एक संकुचित दृष्टिकोण, और एक है आपका तीसरा पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। तो जो व्यापक दृष्टिकोण है वो समग्र अध्ययन करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक प्रकार से व्यवस्थापिका सबको शामिल करता है, जिसमें मैंने आपको बताया LD व्हाइट, मार्क्स, बिलोबी, निग्रो, साइमन, ये सब व्यापक दृष्टिकोण से रिलेटेड हैं। संकुचित दृष्टिकोण की अगर बात करें तो संकुचित दृष्टिकोण में जैसे कि साइमन हो गए, इसके अलावा लूथर गुलिक हो गए, गुलिक हो गए, ये सब शामिल हैं। लूथर गुलिक अलग अलग व्यक्ति भी कभी कभी साथ में चीज़ें देते हैं, तो ये सब संकुचित विचारधारा को अपनाते हैं। साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से होता है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित होती हैं। यानी मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग केवल कार्यपालिका को ही प्रशासनिक ढांचा मानते हैं, चूँकि प्रत्यक्षता का संबंध जो होता है कार्यपालिका ही निभाती, कार्यपालिका ही प्रशासनिक मामलों को देख रेख करती है। बाकी तो व्यवस्थापिका कानून बना दिया, वहाँ पर संसद में बहस हो गई, काम खत्म उनका। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं कोई निपटारा हुआ, कोई विवाद हुआ तो वो न्यायपालिका देख लेती है। तो फिर उसमें कोई मतलब इन दोनों का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता जितना रोल होता है खास करके कार्यपालिका का। कार्यपालिका में जितने सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं अधिकतर लोग यही सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को मैं अभी आपको बताऊँगा, चिंता मत करिएगा। प्रश्न अगला है, निम्न में से दिया हुआ कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न में क्या कुछ दिया ही नहीं क्या, निम्न में दिया हुआ कूट में सही उत्तर का चयन करें।
चलिए ये प्रश्न हटा दीजिए, इसमें कोई कुछ दिया ही नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है। अच्छा, लोक प्रशासन की प्रकृति की जब हम बात करते हैं, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, नेचर या प्रकृति का सीधा सा मतलब होता है कि उसका संबंध किस से है, मतलब वैज्ञानिकता से है या ह्यूमैनिटीज़ से है, मतलब कि मानवता से है। तो लोक प्रशासन की अगर बात की जाए तो इसका संबंध दोनों से है, मानवता से भी है, यानी ये आर्ट का विषय भी है और साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है। तो इसी बात को लेकर के कुछ विद्वान जो हैं वो साइंटिफिक कारण बताते हुए इसको एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो कि इसको आर्ट का सब्जेक्ट बताएंगे, कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो इसको दोनों मानेंगे या अर्ध विज्ञान मानेंगे। तो ऐसे अपने अपने विचार बहुत सारे विद्वान देंगे और वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इस दावे का प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन जो होता है वो विज्ञान है, यानी एक साइंस है। तो ऐसा किसने कहा? रॉबर्ट डाहल ने। रॉबर्ट डाहल इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ठीक है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो नाम आता है हेनरी फेयोल का, ठीक है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, हेनरी फेयोल। 6 नंबर प्रश्न यानी छठा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? इस पुस्तक को लिखा है लियोनार्ड डी वाइट ने। किसने लिखा है? लियो मतलब एल डी वाइट, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इनका पूरा नाम है लियोनार्ड डी वाइट, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो एल डी वाइट की पुस्तक है ये पुस्तक, ध्यान रखिएगा। एल डी वाइट का बड़ा उच्च स्थान है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है। एल डी वाइट की अगर बात की जाए तो एल डी वाइट, रॉबर्ट डाहल की एक पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की, 1940 के बाद में नव लोक प्रशासन की दिशा में खास करके एक नया चिंतन आता है और उसमें हर्बर्ट साइमन की एक पुस्तक आती है, बड़ी फेमस पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये पुस्तक आती है 1940 के बाद में और बड़ी ज़बरदस्त पुस्तक है। खास करके ये आधुनिकता को एक प्रकार से अपने आप में समाहित करती है ये पुस्तक। तो ये लोक प्रशासन की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। हम बता रहे थे किसके बारे में भाई? एल डी वाइट के बारे में। एल डी वाइट जो है लोक प्रशासन को एक कला के रूप में भी देखते हैं, मतलब लोक प्रशासन जो है इसको एक विज्ञान। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछे क्या लोक प्रशासन को कला का क्षेत्र का कौन मानते हैं, तो आप बताएंगे लियोनार्ड डी वाइट मानते हैं, क्योंकि ये लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं लोक प्रशासन के बारे में एल डी वाइट कि लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं है, यह बात भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ देनी चाहिए लोगों को। इस पर कोई तर्क ही नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में यह कला अवश्य है, इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए कि जिस समय एल डी वाइट ये कथन कह रहे हैं उस समय लोक प्रशासन इतना सक्षम नहीं है कि वह वैज्ञानिक भविष्यवाणियाँ कर सकता है, इतना सक्षम नहीं कि इसके नियम कायदे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हुए अध्ययन किए जा सकते हैं, इतना सक्षम नहीं है कि ये सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता को एक प्रकार से अपने आप में समाहित करने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं पे लुथिर जो है एल डी वाइट का कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। उर्बिक और इसके अलावा आर्डवेटीड, ये सब लोग जो हैं लोक प्रशासन को एक कला के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिलोबी एक विद्वान है, बिलोबी के द्वारा अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक का नाम है। उसमें प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उसमें से व्यक्तिगत प्रशासन को नहीं सम्मिलित किया गया है, समन्वय को सम्मिलित किया गया है, समन्वय, वित्त और सामान्य उपरला प्रशासन को सम्मिलित किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत प्रशासन को बिलोबी ने अपनी पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पुस्तक है बिलोबी की, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है कि यह क्रियान्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है? तो विकास प्रशासन को किसने ऐसे परिभाषित किया है? तो ऐसे परिभाषित करते हैं एडवर्ड बीडनर।
ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं एडवर्ड बीडनर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियो और बोर्ड पर आपको लिखित टाइप की वीडियोस और मॉडल पेपर और आपके आते रहेंगे, लिखित वाले और ऑब्जेक्टिव वाले भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत, इन दो सिद्धांतों में किसने बांटा, तो इसको बांटने वाले विद्वान हैं FA नीग्रो महोदय। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला प्रश्न। लोक प्रशासन का जनक कौन है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक प्रशासन के जनक है वुड्रो विल्सन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का उत्पत्ति कब होती है, तो 1887 में होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जन्म, लोक प्रशासन सब्जेक्ट का जन्म कब होता है, 1887 में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी पुस्तक है, मैंने आपको बताया था कौन सी किसकी पुस्तक है भाई, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पुस्तक को लिखा है फ्रैंक गुडनाउ ने, किसने लिखा है, फ्रैंक गुडनाउ की ये पुस्तक है, ज़बरदस्त पुस्तक है लोक प्रशासन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष या व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया, बताएं। व्यवहारिक पक्ष पर कौन अधिक बल देते हैं, व्हाइट, विल्सन, बिलोबी या टेलर। तो लोक प्रशासन के बारे में या किसने लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया है, तो उनका नाम है व्हाइट, एल डी व्हाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये आर्ट की बात करते हैं, कला के रूप में देखते हैं लोक प्रशासन को। वो कहते हैं कि ये बात का विषय कि वो साइंटिफिक विषय है या नहीं है, अभी जो वर्तमान में ये कला का विषय है, तो कला के रूप में इसको अध्ययन करना चाहिए। 13वां प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन एवं अन्य प्राविधिक विषयों की भूमिका पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है, बिलोबी ने, टेलर ने, विल्सन ने, व्हाइट ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलोबी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिलोबी ने लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन और अन्य प्राविधिक विषयों की भूमिका पर चर्चा करी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिलोबी। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान माना है। प्रबंध विज्ञान किसने माना भाई लोक प्रशासन को, लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान मानते हैं टेलर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलर इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो पुस्तक है ये 1940 ईस्वी के बाद आती है, हर्बर्ट साइमन की ये पुस्तक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है और एक प्रकार से ये लोक प्रशासन की आलोचनात्मक समीक्षा के रूप में लिखी गई। पुराने सिद्धांत और साइमन को कहावतों के रूप में दिखलाई पड़े तथा निर्णय निर्माण को उसने लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु बनाया, और कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि हर्बर्ट साइमन जो हैं वो नए तरीके से लोक प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, विज्ञान एक ऐसा समयक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है, युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है, बताएं। करेक्ट आंसर, विज्ञान एक ऐसा समयक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है, ऐसा कहते हैं हक्सले महोदय। ऑप्शन नंबर ए में है, हक्सले महोदय ने विज्ञान की परिभाषा को देते हुए ऐसा कहा कि विज्ञान एक ऐसा समयक ज्ञान होता है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 17वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से चलें। 17वां प्रश्न है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है लोक प्रशासन के संदर्भ में, यानी लोक प्रशासन की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ऐसा कहा एल डी व्हाइट ने ही, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का एक नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया या क्रिया का एक प्रशासकीय क्रिया भी होती है, और ये परिभाषा लोक प्रशासन के बारे में किसने दी, तो वुड्रो विल्सन ने परिभाषा दी है, ऑप्शन नंबर इसका वुड्रो विल्सन कर लेंगे।
वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि जनक हैं खास करके लोक प्रशासन के। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से होता है, किन क्रियाओं से होता है? उन क्रियाओं से होता है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय या अस्थाई, दोनों बोल सकते हो, अस्थाई या स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। यह परिभाषा किससे रिलेटेड है? ये परिभाषा किससे रिलेटेड है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, किससे रिलेटेड है मैंने आपको बताया था। ये एक प्रकार से साइमन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये साइमन की ही परिभाषा है। साइमन, इसको शुरुआत में मैंने आपको बताया था परिभाषा देते हुए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केवल एक प्रकार से केवल कार्यपालिका यानी संकुचित दृष्टिकोण को अपनाते हैं और ये केवल कार्यपालिका तक ही सीमित कर देते हैं लोक प्रशासन को, जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना सीमित नहीं है। लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है, विस्तृत है। लोक प्रशासन एक प्रकार से न केवल कार्यपालिका को अपने अंदर समाहित करता है, बल्कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को भी अपने अंदर कहीं ना कहीं पे समाहित किया होता है, क्योंकि बिना व्यवस्था मतलब बिना प्रशासन के व्यवस्थापिका चल ही नहीं सकती, बिना प्रशासन के न्यायपालिका का भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो लोक प्रशासन हर एक ऑफिस में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। प्रशासन हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा, और वही लोक में आकर के जो चीज़ें होती हैं वो भी एक प्रकार से प्रशासनिक मामले होती हैं। तो लोक प्रशासन हर जगह आप देख सकते हैं। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, एक अच्छे प्रशासक को पोस्ट कॉर्ब यानी ये शब्द लिखा हो पोस्ट कॉर्ब तकनीकों में पारंगत होना चाहिए। ये परिभाषा किसने दी है? मैंने बताया था पोस्ट कॉर्ब को भी मैं समझाऊंगा। पोस्ट कॉर्ब जो है ये लूथर गुलिक की परिभाषा है, ये बात ध्यान रखिएगा। लूथर गुलिक से पहले खास करके उर्बिक, हेनरी फियोल, इन सभी विद्वानों ने भी पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से इन लोगों ने प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। और इन विचारों को व्यवस्थित तरीके से जो किया था वो किया था लूथर गुलिक ने ही। लूथर गुलिक से पहले उर्बिक और हेनरी फियोल भी करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते इस मामले में। तो ये जो एक प्रकार से जो पोस्ट कॉर्ब है, इसमें जो पी शब्द है इसका क्या मतलब है? ओ का मतलब है यस का मतलब है, डी का मतलब है, सी ओ का मतलब है, आर का मतलब है और बी का मतलब है। अब देखें पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है योजना करना कोई, ठीक है, योजना करना या योजना बनाना, ये होता है प्लानिंग करना, सबसे पहली बात पी। इसके बाद में आता है ओ। ओ की अगर बात की जाए तो ओ से क्या मतलब होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन बनाना या संगठन करना, ठीक है। क्या मतलब होता है? संगठन बनाना या संगठन करना। समझ में आ रही चीज़ें? इसके बाद में कौन सा शब्द है आपका? यस। यस का क्या मतलब होता है भाई? एस का मतलब होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। एक स्टाफ होना चाहिए आपका भाई, जो आपके इशारों पर काम करे, आपके कहने पर आपकी आज्ञा का पालन करे। मतलब एक प्रकार से एक तरलता, एक समन्वयता होनी चाहिए कि भाई ये व्यक्ति ये काम करेगा, वो व्यक्ति वो काम करेगा। इस प्रकार से एक आपके पास स्टाफ होना चाहिए। इसके बाद में अगला क्या है आपका? अगला शब्द है आपका डी। डी का क्या मतलब होता है भाई? डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना या निर्देशन करना। मतलब एक डायरेक्टिंग करना या निर्देशन करना। जैसे एक डायरेक्टर होता है मूवी में, तो वो सभी को बताता है तुमको ये करना है, तुमको ऐसे रोल देना है, ये करना वो करना, सारी चीज़ें वो समझाता है। तो ऐसे एक संगठन को चलाने के लिए या लोक प्रशासन को चलाने के लिए एक निर्देशक का होना परम आवश्यक होता है। निर्देशन एक व्यक्ति करेगा और उसके इशारों पर काम करेंगे बहुत सारे जो स्टाफ के लोग होंगे, ठीक है। तो वो होता है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन देना। इसके बाद में अगला जो शब्द है आपका, वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है आपका CO। CO को एक में मिला करके हम देखेंगे, क्योंकि वो एक प्रकार से CO को एक में मिला करके देखते हैं। तो CO का मतलब होता है सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन। CO का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय करना। समन्वय का मतलब समझते हैं? समन्वय करना का मतलब समझते हैं क्या होता है? समन्वय मतलब होता है एक प्रकार सभी में तालमेल बैठा करके चलना, ताकि एक प्रकार से ये ना हो कि इनसे कहो वो करने के लिए तो वो कहेंगे नहीं, उनसे नहीं कह रहे हो, हम ही से कह रहे हो, ये है वो है। तो तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, सभी के लिए बराबर और सभी के लिए उचित तरीके से काम का बंटवारा, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आर आता है। आर का मतलब क्या होता है भाई? आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट देना, मतलब क्या हमने किया क्या नहीं किया, सारी बातें आकर के जो एक प्रकार से निर्देशक है उसको बताना कि ये चीज़ें हो गई हैं, नेतृत्वकर्ता जो है उसको आकर के बताना, ठीक है। रिपोर्ट देना, प्रतिवेदन देना। या एक प्रकार से बी का मतलब क्या हो जाएगा? अब अगला जो बी है, बी का मतलब होता है जो है बी का क्या मतलब? पोस्ट कॉर्ब, ठीक है। तो बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है बजटिंग। बी का मतलब क्या होता है?
बजटिंग, बजटिंग का मतलब क्या होता है? बजट तैयार करना, यानी इन सभी किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है। एक लेखा जोखा होता है कि हमको कैसे कैसे क्या करना है, कितना पैसे कहाँ पर खर्च करना है, कितना कहाँ पर खर्च करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोस्ट कार्य विधि, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऑप्शन आप लगाएंगे लूथर गुलिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, पोस्ट कार्य क्रियाएं जो होती हैं सभी संगठनों में संपन्न की जा सकती हैं। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी उद्देश्य हो, ये प्रबंध सभी मतलब ये जो पोस्ट कार्य विधि है सभी जगहों पर लागू हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो लूथर गुलिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यम लिख गया तो इसको गुलिक कर लीजिएगा, लूथर गुलिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 21 नंबर प्रश्न है, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। यह परिभाषा किस संबंधित है, किससे? यदि हमारी सभ्यता का मतलब सभ्यता असफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। मतलब अगर प्रशासन का पतन होगा तो हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहे हैं डोनहम महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न है, नागरिक संशोधन कानून 2019 कब पारित किया गया? नागरिक संशोधन कानून जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया है आपसे पूरा तो पारित किया गया है 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया 11 दिसंबर 2019, पारित 2019 में किया गया। लेकिन ये लागू हुआ है, अगर पूछे, लागू हुआ है 10 जनवरी को 2020 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर, प्रशासन शब्द का क्या आशय है? प्रशासन शब्द का क्या आशय भाई? प्रबंध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 24 नंबर, लोक प्रशासन का क्या अर्थ है? लोक प्रशासन का क्या अर्थ है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। सरकारी कारोबारी का वास्तविक प्रबंध करना, यही होता है आपका लोक प्रशासन का अर्थ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। लोक मतलब सरकार से लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से आलिंगन करती है, विधानमंडल से, कार्यपालिका से, प्रशासन से या न्यायपालिका से? लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन किस शाखा से आलिंगन करती, किस शाखा से संबंधित है? तो वो कार्यपालिका से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता जाता, मतलब समीप आता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था भाई कि जो है ये अब समीप आता है, इसका दर्शन, प्रशासन का दर्शन जो है वो करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता है प्रशासन का। ये किसने कहा था? ये कहा था डिमॉक महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, डिमॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन से सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको लिखा है पिकनर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिकनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 नंबर देखेंगे, लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है? लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक वुड्रो विल्सन ही माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप से सरकार के दो कार्य हैं बताया? मतलब जो राजनीति और प्रशासन है ये सरकार के दो कार्य होते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा है वाल्डो महोदय ने। किसने कहा भाई? वाल्डो महोदय ने कहा कि जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये सरकार के क्या कौन? ये सरकार के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, एक मिनट, चले। प्रश्न है, लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है? नीति विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के, समाजशास्त्र के या अर्थशास्त्र के? तो लोक प्रशासन जो है किसके समीप आता जा रहा है लगातार भाई? तो लोक प्रशासन जो है वो नीति विज्ञान के समीप आता जा रहा है लगातार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, या किसने तर्क दिया कि प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ आडंबर सिद्धांतों का है, वह वास्तव में लोकोक्तियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है? तो प्रशासन के सिद्धांत का नाम प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है,
कुछ आडंबर सिद्धांतों का है, वह वास्तव में लोकोक्तियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा प्रशासन के मामले में लोक प्रशासन के बारे में किसने तर्क दिया? ऐसा कहा है साइमन महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर देखेंगे, वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला व्यक्ति कौन था? वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द के बारे में सबसे पहले कौन बताते हैं? देखिए, वैज्ञानिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ब्रैंडीन का नाम आएगा, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन की अगर बात करेंगे तो टेलर का नाम आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना है। क्या उठाना है? औद्योगिक धानी उठाना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, संगठन के शासकीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया किसका? विशिष्टता का, कार्यक्षमता का, मानव संबंध का या पदसोपान का? तो संगठन के शासकीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया है मानव संबंधों का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन करता है। बंद व्यवस्था, खुली व्यवस्था, विरोधी व्यवस्था या वातावरणीय व्यवस्था? बताएं। तो शास्त्रीय सिद्धांत जो होता है वो संगठन की खुली व्यवस्था का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, कर्मचारी अपने आपके लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इस देखे गए नियम को क्या कहते हैं? बताएं। कर्मचारी अपने आपके लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इसे देखे गए नियम को क्या कहते हैं? पार्किंस की विधि कहते हैं। पार्किंस एक व्यक्ति हैं, तो उन्हीं की विधि के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 37 नंबर, लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी गई थी या लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है ये व्हाइट द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस पुस्तक का नाम है लोक प्रशासन की भूमिका। ठीक है, वो सबसे पहली पुस्तक है खास करके लोक प्रशासन के क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 38 नंबर प्रश्न है, यह किसने अवलोकन किया कि मानव मात्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्वक साधन नौकरशाही होता है? तो ये मॉर्स मार्क्स का ये एक प्रकार से कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, जब एक विभाग से प्रशासकीय सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जब एक विभाग से प्रशासकीय सत्ता जो होती है एक व्यक्ति में निहित हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, लोक प्रबंध का पहला चरण कब तक है? तो लोक प्रशासन का उदय कब होता है? 1887 में होता है। ठीक है, और 1926 तक इसका पहला चरण चलता है, फिर उसके बाद में न्यू चरण आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लोक प्रशासन का जन्म कब हुआ? 1887 में हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 41 नंबर देखेंगे, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला है। तो प्रशासन शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत क्या अंतर है? बताएं। प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर है राजनीतिक संदर्भ का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर देखेंगे, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं? बताएं। लूथर गुलिक बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, उर्बिक, फेयोल और लूथर गुलिक ये तीनों हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किए हैं उन्होंने खास करके लोक प्रशासन में आकर के पोस्ट कार्प में, वो एक प्रकार से फियोल महोदय, उर्बिक महोदय, लूथर गुलिक ने किया है, लेकिन मुख्य रूप से नाम इनका ही आता है। तो एक प्रकार से अगर मुख्यतः यहाँ पर लगता है तो लूथर गुलिक लगाते हैं, लेकिन फियोल और उर्बिक के भी योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उसको प्राथमिकता या एक नए पैमाने पर लाने का काम जो करते हैं वो यही करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका लगना चाहिए, चूँकि पोस्ट कार्प और पोस्ट कार्प के बारे में उर्बिक और फ्योल ने प्रयास किए हैं लेकिन उनका सफल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको नकार देंगे, इनके भी कुछ योगदान जरूर रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया है वो लूथर गुलिक ने किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, पोस्ट कॉर्प में ओ शब्द जो है इसकी मतलब क्रियात्मक अर्थ है किसका? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन बनाना है, संगठन करना। केवल संगठन नहीं लगा सकते आप, संगठन करना है, संगठन बनाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 45 नंबर देखेंगे, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुनाफा करना, नियंत्रण करना, जन कल्याण करना। तो लोक प्रशासन की एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सारे काम करना। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न 46 नंबर, लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है एक प्रक्रिया के रूप में, एक विषय के रूप में, या फिर इन दोनों के रूप में, या फिर इनमें से किसी के रूप में नहीं। लोक प्रशासन की उपस्थिति एक प्रक्रिया के रूप में भी और एक विषय के रूप में दर्ज होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों। 47 नंबर क्वेश्चन है, हायरार्की का क्या अर्थ होता है? हायरार्की का मतलब होता है निम्नतर व्यक्ति पर जब कोई, मतलब निम्नतर पर कोई उच्चतर जब शासन करता है, कोई उच्च व्यक्ति शासन करता है, तो निम्नतर पर उच्चतर का शासन ही बोला जाता है हायरार्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या अभिप्राय है? लोक शब्द का व्यक्ति से मतलब है जनता से, समुदाय से या सरकार से। तो लोक प्रशासन का जो लोक है ये सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। लोक प्रशासन एक प्रकार से मतलब भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय इस पुस्तक को किसने लिखा है? एल डी व्हाइट ने लिखा, या भूमिका आप बोल सकते हैं, या परिचय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एल डी व्हाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इकाई 1 के लगभग 50 प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैंने विस्तार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर को बताया। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्रथम यूनिट के बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया। अब एक प्रकार से जो सेकंड यूनिट होगी उससे बनने वाले बहुत ही प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें पूरा का पूरा सिलेबस समझ लेंगे इस प्रकार से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको मूलभूत जानकारी जरूर मिली होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बताएं कि इसकी जो अगली 7 वीडियो हैं वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आनी चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ कि सर जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो दीजिए। अगर नहीं आनी चाहिए तो आप बता सकते हैं कि सर जी जो है मत दीजिए। बाकी मैं लिखित वालों के लिए जल्द ही वीडियो लाऊंगा, उसको लेकर के आप परेशान मत होइए। लिखित वालों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी पेपर 1 की चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जो है, तो आप देख लेंगे। बोर्ड पर मैंने पढ़ाया हुआ पॉलिटिकल साइंस बी 5th सेमेस्टर का, तो आप देख सकते हैं उसको। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।